खुर्रम साहब, नया साल शुरू हो चुका, पहला दिन है और जब ये साल ख़त्म हो रहा था तो हमने देखा कि वहाँ पे खालिदा ज़िया साहिबा के जनाजे पर स्पीकर एयाज सादिक और पाकिस्तानी वफ़द भी मौजूद था और वहाँ जयशंकर उनकी जनाब आते हैं, इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और मुलाकात करते हैं, मुसाफा करते हैं, हाल अहवाल होता है। बड़ा अच्छा उसे लिया गया। आज खबर आई कि पाकिस्तान और भारत ने कैदियों की फहरिस्तों का तबादला और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की डिटेल्स भी शेयर की। गो कि ये पार्ट ऑफ अ पैक्ट है, मामूल की कार्रवाई है। क्या हम कुछ ज़्यादा ओवर रीड कर रहे हैं या वाक़तन कुछ बेहतरी हमें देखने को मिली है? पहले इस पर बात कर लेते हैं, फिर ज़रा दीगर मौज़ूआत पर आपको मज़ाहमत देता हूँ। जी, मेरे ख्याल में इसमें बहुत ज़्यादा हमें रीड नहीं करना चाहिए कि अब एक बहुत ही जिसे कहते हैं बुनियादी तहजीबी मुसाफिया जो है वो अगर उसमें हम तलाश करेंगे, अगर तो ये आगे बढ़ता है तो फिर इस पर ज़रूर सोचा जा सकता है। लेकिन मुझे तो मौका भी मिलता है गाहे बगाहे दूसरे फोरम्स पे जो हिंदुस्तानी पुराने रिटायर्ड सियासतदान हैं या उनके फौज के जनरल्स हैं या जब दूसरे हम जर्नलिस्ट से भी गुफ्तगू करते हैं तो वहां तो हमें कोई ऐसी सोच नजर नहीं आई कि वो पाकिस्तान से बात भी करना चाहते हैं। तो लिहाजा सिर्फ अभी चूंकि वन ऑफ है जो उन्होंने कल मुसाफिया किया है तो उस पर हम अभी देखेंगे। असल तो इशू ये है कि अभी तक जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बल्कि हम कह सकते हैं मार्का हक से पहले भी और उसके बाद भी इंडिया ने आज तक कोई ऐसा इंदिया नहीं दिया कि वो दहशत गर्दी जो जिसे वो समझते हैं उसके अलावा किसी और मौजू पर बात करना चाहते हैं। तो अभी तक स्टैंड वही है। और अगर उन्होंने मैं पहले भी जिक्र करा था अभी आपसे पहले भी, ये आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बुनियादी तहजीब। तो बुनियादी अखलाकियात, बुनियादी तहजीब या बेसिक नॉर्म्स जो हैं एक डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि हमने क्रिकेट के फील्ड्स में तो देखा बिल्कुल भी उनके खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, बल्कि मोहसिन नकवी साहब से तो ट्रॉफी तक नहीं ली, ये हाल हो चुका था वहाँ पे। तो ये अचानक वहाँ जब पहुँचे और उन्होंने हैंड शेक किया, तारफ़ी कलमात भी हुए, एयाज सादिक साहब ने डिटेल भी शेयर कर रखी है उसकी। तो चूँकि आप भी ऐसे कई फोरम्स पर जाते रहे जहाँ पे आपने खुद बताया कि इंडियन से आपकी मुकालमा या पहलुआई हुई, तो वहाँ भी हैंड शेक की नौबत नहीं आई जंग के बाद से अब तक? हाथ मिलाने की नौबत नहीं आई? अभी तक तो जरा सी भी जो है, क्योंकि हम जिसे कह सकते हैं कि ट्रैक 2 में तो आपस में हैंडशेक होते हैं, गुफ्तगू भी होती है, लेकिन ओवरऑल कोई ऐसी जिसे कहते हैं सॉफ्टनिंग या नरमी हमें कि वो इवन गुफ्तगू तक की बात जो है वो करना चाहें। तो आपको अगर याद होगा कि कुछ महीने पहले एक कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए थे और उनकी एक वहां भी गैर रस्मी गुफ्तगू हुई थी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब से। इस्लामाबाद में वो तशरीफ लाए थे जी। एक गालिबन एससीओ फोरम था। तो लिहाजा वो शायद जो बुनियादी फोरम यानी तहजीब है ऐसे फोरम्स पे उसका इजहार कर देते हैं, लेकिन खुद एस जे शंकर की जो गुफ्तगू रही है पाकिस्तान के बारे में, तो बहरहाल हमें हमेशा जिस तरह मैंने कहा कि खुले जहन के साथ बैठना है, उस बात को बहुत गौर से देखना है कि एक हिंदुत्व परस्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी के होते हुए हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को तो किसी खैर की तरफ नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन बांग्लादेश में काइनेटिक्स हमारे लिए अक्सर बदल चुके और कल एयाज सादिक साहब बता रहे थे, मैं भी अपने प्रोग्रामों में उससे पहले चाहे वो मिलिट्री लेवल के डेलीगेशंस हों या मजहबी रहनुमाओं की वहाँ मौजूदगी वो हम रिपोर्ट कर चुके हैं। तो कल एयाज सादिक साहब खुद बता रहे थे कि वो जब जनाजे पे जा रहे थे तो शीशा नीचे किया तो लोगों को शायद पता तो नहीं था मैं कौन हूँ, लेकिन झंडा लगा होता है गाड़ी पे, तो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद और आई लव यू पाकिस्तान के नारे भी लगाए। बड़ी गर्मजोशी का उन्होंने वहाँ पे मुजाहरा देखा। अनलाइक एयाज सादिक साहब जो जयशंकर थे, उनसे ना डॉक्टर यूनुस और उनकी काबीना मिली, बल्कि वो सिर्फ रस्मन ताज़ियत करके वापस चले गए। तो ये बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात और भारत को इसके ऊपर जो तशवीश है, ये भी तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जब हम नए साल में जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और बांग्लादेश जो है वो हालिया सालों में हिंदुस्तान की जो खारजा पॉलिसी है और खासतौर पे उसकी जो रीजनल पॉलिसी है उसकी एक ब्लंडर की या एक बहुत बड़ा
जो उनके लिए डिजास्टर हुआ है, धचका लगा है, बांग्लादेश उसकी मिसाल है। अव्वल तो वैसे हिंदुस्तान को ये ख्याल रहा है हालिया सालों में कि अगर उसका अमेरिका के साथ अब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर वाला ताल्लुक बन गया है तो वो जनूबी एशिया से ऊपर उठ गया, उसको अपने हमसायों की जरूरत नहीं है। लेकिन बांग्लादेश जो है वो जिसे वो समझता था कि उसका बैकयार्ड है, वहाँ यानी पिछला सहन है, इतनी उनका ख्याल था कि उनका असर है उधर मौजूद है। लेकिन अब वो जो कि असर नहीं रहा, तो गालिबन ये भी एक वजह थी कि बांग्लादेश की काबीना और वजीर आजम तो हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्हें फिर हाथ मिलाने के लिए जो तैयार नजर आया उन्होंने उससे उससे ही हाथ मिला लिया। ठीक। अच्छा सर, ज़रा आप इंटरनल भी बात कर लेते हैं इसके बाकी मौज़ूआत पे जाने से पहले। अब नया साल है, तो क्या बड़े 2-3 अहम आपको चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए दिखाई दे रहे हैं? इंटरनेशनली हमें जो अहमियत मिली वो तो हमने जंग के बाद देख ली ना, अब उसको सस्टेन करने का वक्त है, लेकिन साथ इकॉनमी वो बड़ा अहम है कि वो किस हद तक उसका पहिया चलता है। लेकिन तीसरी अहम शय जो हमेशा मैं आपसे पूछता हूँ वो है कि नया साल भी आ गया, 2025 मुकम्मल ख़त्म हो चुका, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नामी शय आई है इन रियल? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी सुहेल आफरीदी लाहौर के बाद अब सिंध जाना चाह रहे हैं, केपी में भी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है स्ट्रीट मूवमेंट की, और जो मुज़ाकरात की कहानी है हुकूमत के साथ वो भी अब मुझे को मुकम्मल होती ज़ाती तौर पर मेरी जो राय और ख़बर है दिखाई नहीं दे रही। जी, पहली तो बात यह कि अगर ऑपोजिशन करती है तो वो अदम इस्तेहकाम नहीं है। देखिए, उनका एक रोल है, वो उसको इस्तेमाल करते हुए वो पंजाब भी गए हैं, वो अगर सिंध भी जाएंगे, वो कॉन्फ्रेंसें करते हैं, वो अपने जलसे कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि अदम इस्तेहकाम है। अदम इस्तेहकाम तब होता है कि अगर हमारे जो कौमी असम्बली है या सूबाई असम्बलियां हैं वहां अगर मेजॉरिटीज ऊपर नीचे हो रही होती, कोई वहां और किस्म की उधर इंस्टेबिलिटी होती। लेकिन अब कौमी असम्बली में भी और चारों सूबाई असम्बलियों में बड़ी सॉलिड वर्किंग मेजॉरिटीज हैं, चाहे वो फर्क फर्क जमातों की हैं। तो एक तो वहां बिल्कुल स्टेबल मामला है। पीटीआई वक्तन फवक्तन इसकी कोशिश करेगी, लेकिन अगर अडियाला के बाहर उन्होंने अभी जो है रिसेंटली कोई कोशिश की है, हम उसे अदम इस्तेहकाम नहीं कह सकते। असल चैलेंज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सामने नंबर 1 तो जो है वो दहशतगर्दी है, जिसके साथ अफगानिस्तान भी जुड़ा हुआ है। इसी तरह दूसरा चैलेंज जो गालिबन सबसे बड़ा चैलेंज है ओवरऑल अगर पाकिस्तान के तनाजुर में देखें, वो ये कि ये जो स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव की है, उसको किस तरह मुआशी नमू में बदलना है, ग्रोथ में बदलना है, जिसके नतीजे में नया रोजगार पैदा हो हमारे नौजवान मर्दों खवातीन के लिए। ये गालिबन सबसे बड़ा टास्क है कि सारी जो पॉलिसी है उसको किस तरह वहां उस नुक्ते पर लेकर आया जाए कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हो और नई जॉब्स और नया रोजगार पैदा शुरू हो। तीसरा जो फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है सबसे बड़ा, वो ऑफ कोर्स दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ है, वो अफगानिस्तान है। लेकिन अफगानिस्तान भी दरअसल तो हिंदुस्तान का जो मुखासमती हमारे सामने एक स्टैंड है, उसी का एक जाविया है। तो लिहाजा जो हिंदुस्तान का चैलेंज है वो अपनी जगह पर खड़ा है, और उसमें भी अभी हमने रिसेंटली देखा है, और इस पर अभी हुकूमत को गालिबन शायद पिछले चंद महीनों में उस तरह का फोकस नहीं हुआ, लेकिन अब नजर आ रहा है कि कुछ तवज्जो हो रही है। वो पानी का मामला है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अभी तक इंडिया ने इन अबेंस डाली हुई है। तो वहां भी फिर एक पूरी डिप्लोमेटिक और दूसरी कैंपेन करनी होगी इस पानी के मामले को हाईलाइट करने के लिए, चाहे वो इंटरनेशनल फोरम्स पे है, चाहे वो बैन अवी कानून की जो कॉन्फ्रेंसें होती हैं, जो मुख्तलिफ हैं इदारे हैं दुनिया में, उन पर हाईलाइट करने की जरूरत है कि ये पानी वाला मामला जो है वो पाकिस्तान के लिए संजीदा है। और वो ये भी है कि पानी वो वाहिद चीज है जिस पर पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है वो वाजे रेड लाइन दे चुकी है, और अभी तक जंग करने के मामले में सवाए पानी के और किसी चीज पर रेड लाइन नहीं है। तो लिहाजा वो पानी का जो मामला है वो अब थोड़ा सा खुलकर आएगा। हालिया जो कि हिंदुस्तान ने अभी इंदिया दिया है कि वो एक और डैम बनाने जा रहे हैं, और उससे पहले उन्होंने चनाब का पानी भी जो है उसके फ्लो में भी रुकावटें डाली हैं।
और उसको इरेगुलर किया है, जिसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने। तो लिहाजा ये पानी का मामला जो है, पानी और अफगानिस्तान फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं, और दूसरा जो है हमें दहशतगर्दी और इकोनॉमिक ग्रोथ के जो वो हैं वो इंटरनल चैलेंजेस।